इस्तेमाल द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के विषय में इस्तेमाल किया है। बार बार उनका अपमान करने की एक प्रथा कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। इससे पहले अजय कुमार जी ने क्या कहा था कि उनकी दुष्ट मानसिकता है। आदिवासी समाज के ऊपर इतना बड़ा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान करने का प्रयास किया था। और आज उदित राज जी ने जिस प्रकार के चमचे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन है, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस की, जिसने तमाम सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी काबिलियत के आधार पर देश के संविधान के सबसे ऊंचे पद पर पीपल्स प्रेसिडेंट बनकर पहुंचने का काम किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को झलकाता है। और आज सवाल ये बनता है कि क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो बताएंगे उन्होंने अजय कुमार, अधीर रंजन चौधरी या अब उदित राज पे क्या कार्रवाई की है? क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे? अन्यथा ऐसा लगेगा कि इन शब्दों के पीछे दरअसल असलियत जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन और गांधी परिवार का समर्थन ही है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि बार बार कांग्रेस का लंबा इतिहास अगर आप देखें तो कभी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को चुनाव में हराना, कभी भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को कम करके दिखाना, ये उनका मूल चरित्र रहा है। और आज इसी चरित्र के तहत जब देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है तो उनका अपमान करने में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। Several Congress leaders insult time to time Draupadi Murmu, President of India. This is the true Chal Charitra Chehra of the Congress party, that it always insults the Dalit Samaj, the Adivasi Samaj, and therefore Udit Raj's comments are just a continuation of that mindset. Even before this, Congress party's tall leader Ajoy Kumar had called Draupadi Murmu ji as having an evil mindset and had insulted the entire Adivasi community. Before this, we have seen Adhir Ranjan Chaudhary use the word Rashtrapatni for the Rashtrapati Draupadi Murmu ji. Today, a person who has reached the highest constitutional position, who is the supreme commander of the armed forces, only on the basis of her capability and merit, has risen despite her socio-economic challenges and is the people's president, is insulted by Udit Raj and the Congress party, and words like chamcha are used for her. Does Sonia Gandhi and Rahul Gandhi endorse this language? If they do not endorse this language, the Congress party must tell us what action will they take on Udit Raj, on Ajoy Kumar and other such people. But in reality, it is the Congress which endorses this kind of insult of the Adivasi Samaj. This is why they never allowed the contribution of Bhagwan Birsa Munda to be celebrated. They defeated Ambedkar ji twice in elections. So this is their true Dalit Virodhi and Adivasi Virodhi mindset. नेता सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है, वो कर्नाटक में राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो रही है और कांग्रेस के कर्नाटक के नेता कह रहे हैं कि उनके आने से, पदयात्रा करने से कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी आने वाले दिनों में। देखिए, ये हमेशा से भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा ही रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा कि किस प्रकार से इनके ही परिवार के एक सदस्य रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर सब जगह लगे। अब ये पार्टी तो एक पारिवारिक फर्म है, पारिवारिक एंटिटी है, माँ बेटे और भाई बहन की पार्टी है। तो इसीलिए अब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। पहले इन्होंने नफरत को जोड़ा जॉर्ज पोनैया के रूप में, अब वो परिवार जोड़ रहे हैं। परंतु पद से राहुल गांधी को जोड़ते जोड़ते जनता इनसे कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रही है और जनता कांग्रेस छोड़ो कर रही है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो गोवा हो। और परिवार तो जोड़ते जा रहे हैं परंतु कांग्रेस छोड़ो का अभियान भी उसी रफ्तार से जारी है। कांग्रेस की जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उधर अमित शाह का दौरा अभी जम्मू एंड कश्मीर हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के जितने विपक्षी पार्टियां उन्होंने सवाल खड़े किया और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर के बुक्कर गैंग के बारे में तो प्रधानमंत्री तक कहते थे, तो आज अमित शाह जी ऐसा बयान क्यों दे रहे? जब से 370 और 35A की दीवार टूटी है तब से अलगाववाद, आतंकवाद और जिस प्रकार की पाकिस्तान परस्ती वाली राजनीति की जाती थी, परिवारवादी राजनीति की जाती थी, उसको धक्का लगा है। और आज राष्ट्रवाद की गंगा बह रही है और तिरंगा लेकर लाल किले से लाल चौक तक लहराने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए आज जो पीपीपी मॉडल चलता था, परिवारवाद का मॉडल, पत्थरबाजी का मॉडल और पाकिस्तान परस्ती का मॉडल,
आज वो डीडीडी मॉडल में बदल चुका है। डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन और डी फॉर डेवलपमेंट। पहले केवल 3 परिवार के सदस्यों के हाथों में ही राजनीतिक ताकत और शक्ति हुआ करती थी। आज 370 हटने के बाद जब तहसील चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, बीडीसी, डीडीसी के चुनाव हुए हैं तो 30,000 लोगों को चुना गया है और आज जम्मू कश्मीर के तकदीर की कमान 30,000 लोगों के हाथों में है। आज जो 15,000 करोड़ केवल निवेश के रूप में 70 वर्ष में आए थे जम्मू कश्मीर में, 370 की दीवार गिरने के बाद 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और निवेश जम्मू कश्मीर में आया है, जिससे कि रोजगार के नए मौके युवाओं के लिए तैयार हो रहे हैं और आज डेवलपमेंट की गंगा बह रही है। और आज जिस प्रकार से हमने देखा था कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को पीछे रखा गया था, आज डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है और वो अधिकार जिनसे वाल्मीकि समाज, महिलाओं को, पहाड़ी समाज को, गुज्जर और बकरवाल, इन लोगों को अलग रखा गया था, आज वो अधिकार भी उनके पास मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो 3 परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे ऐसे शिवसेना अलग हुई, वहाँ एक शिवसेना सरकार में, एक शिवसेना विरोध में। दशहरा पे दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, दोनों ने एक दूसरे पे कटाक्ष किया, लेकिन कोई हिंदू का विश्वासघाती बता रहा है तो कोई रावण बता रहा है। उसको लेकर देखिए, उद्धव ठाकरे जी दूसरों को सर्टिफिकेट देने के बदले हमें ये बताए कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ा, जिसने कहा कि हिंदू टेरर होता है, सैफरन और भगवा आतंक होता है, जिसने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला हलफनामा डाला, जिसने राम मंदिर का 70 वर्षों तक लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया और राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया, और जिसने वीर सावरकर जी को कायर और डरपोक कहा, मतलब कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, इनके साथ केवल और केवल सत्ता के लिए सिद्धांतों का समझौता करने वाले लोग अपने आप को आज हिंदुत्व के सबसे ज़्यादा बड़े पहरेदार कहते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि क्या बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देकर सत्ता के लिए समझौता उन्होंने किया था या नहीं किया था। अन्यथा ये बताए कि आज जिस पार्टी के नेता दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने की वजह से आज भी जेल में है, और कोर्ट ने उनके विषय में, नवाब मलिक के विषय में कहा है कि दाऊद की गैंग के साथ उनके संबंध थे, आज ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहने का क्या मजबूरी और क्या मजबूरी उद्धव ठाकरे जी की है, उनको बताना चाहिए। केसीआर ने अपने पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की और राष्ट्रीय चुनाव के सपने देखने लगे, उसको लेकर देखिए, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने प्रदेश के बाहर भी राजनीतिक मौके तराशे, और अगर इसी श्रृंखला में जैसे कि बहुत सारी राजनीतिक दलों ने, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, नीतीश कुमार जी हो, बाकी लोगों ने भी अपने आप को 2024 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो केसीआर जी भी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं एक लोकतंत्र में। परंतु मुझे लगता है कि किसी और पर नहीं, ये सबसे बड़ा एक तरीके से प्रतिबिंब है कांग्रेस की नाकामियों का, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कमज़ोर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी में जनता का तो भरोसा रहा ही नहीं और ना ही उनके वैचारिक साथियों का। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी से ना हो पाएगा और हमें ही राष्ट्रीय विकल्प देना होगा। बहरहाल ऐसे एक्सपेरिमेंट तो 2018 में भी किए गए थे और उन एक्सपेरिमेंट के बारे में देश की जनता ने क्या जवाब 2019 में दिया वो हमने देखा है। परंतु आज ये सबसे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी पर है कि आज कांग्रेस पार्टी को कोई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ना काबिल समझता है, ना राहुल और सोनिया गांधी के नेतृत्व को वो भरोसे लगा।